मार्केट सुबह से एक छोटे से दायरे में ट्रेड कर रहे हैं और निफ्टी 2 अंक इनफैक्ट 3 अंक नीचे 8085 के लेवल पर है। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अमीषा वोरा हैं, जॉइंट एमडी हैं प्रभुदास डीलर के। अमीषा जी गुड मॉर्निंग। दीपाली दिस साइड फ्रॉम दिल्ली स्टूडियो। मैम सबसे पहला क्वेश्चन तो मार्केट्स पर ही होगा। फ्राइडे के टर्मोइल के बाद आज मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये स्टेबिलिटी सस्टेन करेगी या फिर आने वाले हफ्ते थोड़े उठापटक वाले हो सकते हैं भारतीय बाजारों के लिए, और वापस जो लोज हमने टच किए शुक्रवार को उन लोज की तरफ वापस मार्केट जा सकता है? ये वीक में जैसे कि मंथ एंड भी आ जाएगा तो पूरा एफएनओ क्लोजर हो जाएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा वॉलेटिलिटी शायद वापस आ जाए। बट जो मेजर इवेंट हो गया वर्ल्ड में, आई थिंक कि ओवर नेक्स्ट 2 to 3 days मार्केट्स वुड हैव डाइजेस्टेड दैट एंड मे बी टुडे ऑल्सो, क्योंकि उसके जो रिपरकशन है वो 1.5-2 साल के लंबे पीरियड पे नेगोशिएट होंगे, उसके बाद आने वाले हैं। तो मार्केट उसको बहुत जोर से डिस्काउंट नहीं कर सकती, जबकि ऐसा जरूर होगा कि जो मार्केट का अपसाइड पोटेंशियल था इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म वो जरा ये इवेंट से कैप हो गया है। बट मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई पैनिक रिएक्शन बियॉन्ड दिस जो आ गया उसके बाद आ सकता है। राइट अमीषा जी, जिस तरीके से आपने कहा कि हो सकता है अब ज्यादा पैनिक रिएक्शन अब नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिबेट चल रही है। एक पार्ट ऑफ एनालिस्ट है वो जो ये बिलीव करते हैं कि ब्रेक्जिट काफी ओवर हाइप्ड था, और एक दूसरे भाग है एनालिस्ट का जो ये मानते हैं कि ब्रेक्जिट सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है और काफी डीपर क्राइसिस है। आप किस साइड ऑफ द डिबेट पर हैं, और आपका क्या मानना है कि ब्रेक्जिट के बाद अब इंडियन मार्केट्स क्या अभी भी बाइंग साइड पर बने हुए हैं? ब्रेक्जिट ऑफ कोर्स इट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि प्रॉब्लम डीप रूटेड है। प्रॉब्लम है कि रियल इनकम बढ़ नहीं रही है, लोगों में असंतुष्टि है एंड वो कहीं ना कहीं बाहर आ रही है। बट एक फॉलोआउट जो वोटिंग पैटर्न का था वो हम भूल नहीं सकते कि यंग पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन हैज नॉट वोटेड इन फेवर ऑफ एग्जिट, who are more mobile, who are more knowledgeable. It's only the rural. तो मुझे लगता है कि अभी काफी सारा चीज देखना चाहिए, how things are panning out, whether there is any re-voting, whether there is enough time taken. अगर exit है तो how negotiations happen. तो ये सब market in a hurry, either side judgment लेकर कुछ decide नहीं कर सकती, except that currency market के जो repercussions आएंगे ये पूरे disturbance के, उसमें बीच में हमारी करेंसी या हमारे मार्केट्स में वॉलेटिलिटी डेफिनेटली हो सकती है। बिकॉज अभी भी चाइनीज करेंसी का या तो फर्दर डेप्रिसिएशन या तो कोई मूव दैट कैन क्रिएट एन अनसर्टेनिटी। बट ब्रेक्जिट रिलेटेड आई थिंक मार्केट इज नाउ अवेयर। जी बिल्कुल अमीषा जी, करेंसी वॉलेटिलिटी जरूर थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब कर सकती है इंडियन मार्केट्स के, लेकिन एक पहलू ये भी है कि क्रूड अब वापस इंडियन पहले से ही फेवर में था, लेकिन अब हाल ही करेक्शन और ज्यादा कंफर्ट देगी कंपनियों को। दूसरी चीज ये है कि एक प्रोग्रेस जो अब तक मॉनसून की रही है वो भी डेफिनेटली पॉजिटिव है इंडिया के लिए, और तीसरा जो की रिफॉर्म्स उनके पैसेज को लेकर। अब सवाल ये उठता है कि फरवरी से अब तक अच्छा मूव इंडियन मार्केट ने दिया है। किसी ने अगर फरवरी मार्च के दौरान एंट्री नहीं ली है तो क्या आपका जो डिप मिला है ये एक अपॉर्चुनिटी है एंट्री लेने के लिए इंडियन मार्केट्स में स्टैगर्ड वे में प्रोबेबली? और फ्राइडे की करेक्शन के बाद क्या कुछ स्टॉक्स आपने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हैं या फिर आपके जहन में आते हैं जो कि फ्राइडे की डिप के बाद काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं निवेश के लिहाज से? देखिए, इंडियन मार्केट्स मैक्रो जिस तरह से है, ये मॉनसून के बाद जो ग्रेजुअल इकोनॉमी में भी रिकवरी दिखाई देगी एंड मीडियम टर्म में भी जो बेनिफिट्स ऑफ न्यू ऑर्डर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, वो देखकर हर एक डिप में मार्केट में बाय करना चाहिए, ऐसा डेफिनेटली लग रहा है। पर एक पॉइंट है कि जिस तरह से ब्रेक्जिट ने अनसर्टेनिटी क्रिएट की, वैसे ही यूएस इलेक्शंस भी ग्लोबल मार्केट्स एज वेल एज इंडियन मार्केट्स के लिए अनसर्टेनिटी डेफिनेटली क्रिएट करेंगे, विच इज ऑल्सो जस्ट समटाइम इन नवंबर। तो ये ईयर थोड़ा वॉलेटाइल तो रहेगा, बट मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स के व्यू से हर एक डिप पर लेना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आज ये करेक्शन खत्म हो गया और यहाँ से 5% करेक्शन नहीं आ सकता है, बट वो ध्यान में रखकर भी
हमें लगता है कि एवरी डिप पे बाय करना चाहिए। जी, हर डिप पर तो बाय करना चाहिए, लेकिन मैं अमीशा जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ब्रेग्जिट से जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लोग मान रहे थे कि आईटी और ऑटो स्पेस के स्टॉक्स पर पड़ सकता है, तो यहाँ पर जो आपका पहले स्टांस था कि आप अभी भी वो बरकरार रखेंगे, ये मानते हुए कि इंडिया के फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है और दिग्गज कंपनियों में, क्वालिटी स्टॉक्स में अभी भी निवेशित रहना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक्सपोजर ब्रिटेन में कम हो या यूरोप में कम हो, उन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स पे इसका इम्पैक्ट अक्रॉस द बोर्ड आएगा, क्योंकि जैसे ही यूरोप यूके में डिसीजन मेकिंग स्लो डाउन हो जाएगा तो न्यू प्रोजेक्ट्स, आउटसोर्सिंग एंड न्यू प्रोजेक्ट्स पे इम्पैक्ट आना है। वो देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि टीसीएस पे इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपोजर इन यूरोप एंड यूके विल बी हायर देन इन्फोसिस। सो आज ही हमने हमारे एनालिस्ट ने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है कि थोड़ा उनको अपना वेटेज टीसीएस से इन्फोसिस में शिफ्ट करना चाहिए। जी, इनफैक्ट बिल्कुल जो हाईएस्ट एक्सपोजर है यूके में वो टीसीएस का है और इन्फोसिस का लोवेस्ट साइड पर है। लेकिन अमीशा जी, इन्फोसिस के अलावा पहली चीज तो क्या कोई और आईटी स्टॉक आपके जहन में आता है जो कि ब्रेग्जिट स्टॉर्म को बीट कर सकता है? और दूसरी चीज, जिस तरह से आपने कहा कि आगे भी शायद मार्केट में डिप बार इस तरह से अगर 4-5% में मार्केट करेक्ट हो तो कोई हैरानी नहीं होगी, ऑन डिप्स बाय करें, लेकिन कौन से स्टॉक्स आपकी चॉइसेस क्या हैं जो कि आपकी कवरेज में शामिल हैं या फिर जो आपको कंफर्ट दे रही हैं? हमें ऐसा लग रहा है कि आगे चलते हुए बारिश की वजह से, गवर्नमेंट पेंशन फंड के पेमेंट की वजह से और जीएसटी पास आ जाए तो वो सेंटिमेंटल मोमेंटम की वजह से ऑल डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जहां पर अगर लार्ज कैप में देखा जाए, मतलब जरा नॉन स्टॉक्स में देखा जाए, तो हम कोई भी टू व्हीलर या महिंद्रा जैसे जहां पर ट्रैक्टर और पैसेंजर व्हीकल कॉम्बिनेशन है वहां पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और अगर हम अक्रॉस द बोर्ड देखने जाएं तो हम काफी सारे डोमेस्टिक कंजम्पशन में जो हाउस होल्ड इम्प्रूवमेंट है, ऑटो एंसिलियरी है, वैसे स्पेसिफिक स्टॉक्स को रेकमेंड करते हैं जो हमारे टॉप पिक लिस्ट में रहते हैं। राइट अमीशा जी, एक और ट्रिगर जो भारतीय बाजारों के लिए आने वाला है, अब 9 जुलाई से कॉर्पोरेट अर्निंग्स दोबारा से शुरू होंगी। कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस बार रिवाइवल के संकेत देखने को मिल सकते हैं, और उस लिहाज से कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स है जो आप निवेशकों को सजेस्ट कर रहे हैं? मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर के रिजल्ट्स में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, बिकॉज द प्राइसेस इन दिस क्वार्टर हैव बीन स्लाइटली बेटर एंड द वॉल्यूम्स ऑल्सो वर ओके। तो सीमेंट सेक्टर में बड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। और हर एक डिप पे सीमेंट स्टॉक्स, अगर लार्ज कैप में है तो अल्ट्राटेक एसीसी और मिड कैप में है तो रेमको, जेके लक्ष्मी, ये दोनों को डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या तो लेना चाहिए। जी, चलिए शुक्रिया अमीशा जी, समय दिया आपने जी बिजनेस को और मार्केट्स पर अपनी राय रखी और बताया हमारे व्यूअर्स के कि कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिनको खरीदा जा सकता है मौजूदा माहौल में। शुक्रिया आपका। विकास, आपका भी शुक्रिया। चंदन, आपका भी शुक्रिया सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए और जो कॉलर्स हैं उनकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए।